हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में मैं दृश्यम 2 की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर स्टोरी को अच्छे से समझना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और उससे पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लेट्स बिगिन। मूवी के स्टार्टिंग में हमें पार्ट 1 का रिकैप दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी जिसका नाम जॉश है वो अपनी बीवी के भाई का मर्डर करके भाग रहा होता है। और उसी वक्त भागते हुए वो जॉर्ज को देखता है, जिसके कि हाथ में एक कुदाल है। चूंकि वो जॉर्ज को जानता नहीं है, इसलिए वो उस पर उतना ध्यान नहीं देता और अपनी घर की ओर भागने लगता है ताकि वो पुलिस से बच सके। लेकिन उसकी बीवी मैरी उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोलती, क्योंकि उसने उसके भाई को मारा था। और जिसके कुछ ही देर बाद पुलिस वहाँ आती है और उसे पकड़ लेती है। अब इसके बाद हमें 6 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। जॉर्ज अब बहुत अमीर हो चुका है और उसने केबल टीवी के साथ साथ अब एक थिएटर भी खोल लिया है, और वो अपनी खुद की एक मूवी भी बनाना चाहता है, जिसके लिए उसने एक स्क्रिप्ट राइटर को बहुत सारे पैसे भी एडवांस दिए होते हैं। और इसी बात को लेकर उसकी बीवी उसे हमेशा समझाया करती थी कि उसकी 2 बेटियां भी हैं जिनके लिए उसे पैसे बचाने चाहिए। और इसके साथ साथ उनके पड़ोस में अब एक हस्बैंड वाइफ भी रहने के लिए शिफ्ट हो चुके थे, जिनका नाम साबू और सरिता था। साबू अक्सर अपनी बीवी सरिता को दारू पीकर पीटता था, तो जॉर्ज और रानी हमेशा आकर उसे बचाया करते थे, जिसकी वजह से रानी और सरिता में अच्छी दोस्ती हो गई थी। लेकिन 6 साल बीत जाने के बाद भी वहाँ के लोग हमेशा जॉर्ज के केस के बारे में ही बातें किया करते थे। वो कहते थे कि वरुण का मर्डर जॉर्ज और उसकी फैमिली ने ही किया है। उनका कहना होता था कि जॉर्ज ने अपनी बेटी को उस लड़के के साथ पकड़ लिया होगा और गुस्से में उसे जान से मार डाला होगा। वहाँ के लोग अक्सर ऐसी बातें बनाया करते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉर्ज अपने ऑफिस के बाहर CCTV कैमरे लगवा रहा है, ताकि वो कहीं से भी अपने ऑफिस और उसके आसपास के इलाके को मॉनिटर कर सके। अब एक दिन जब जॉर्ज अपने थिएटर में होता है, तब वरुण के पिता प्रभाकर वहां आकर जॉर्ज से उसके बेटे की बॉडी के बारे में पूछते हैं, ताकि वो उसकी आत्मा की शांति के लिए उसका अंतिम संस्कार करवा सकें। जॉर्ज उनके दर्द को तो समझता है, लेकिन वो उनको उसकी बॉडी के बारे में कुछ नहीं बताता। जिसके बाद वरुण के पिता प्रभाकर वहां से निराश होकर चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जॉर्ज की छोटी बेटी अन्नू का एक दोस्त है, जो कि उसी एरिया के प्रेजेंट IG का बेटा होता है। और IG ने ही अपने बेटे को अन्नू के पीछे लगाया होता है, ताकि वो उससे उस केस के बारे में कुछ जानकारी निकलवा सके। दरअसल वहाँ की पुलिस वो केस क्लोज हो जाने के बाद भी साइलेंटली उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी भी कर रही थी। अगले सीन में जॉर्ज अपने स्क्रिप्ट राइटर से मिलने जाता है। वो अपनी मूवी की क्लाइमैक्स की कहानी सुनने के लिए वहाँ पे गया होता है, लेकिन उसे क्लाइमैक्स उतना पसंद नहीं आता, तो जॉर्ज उस राइटर को एक नया क्लाइमैक्स बताता है। अब आगे रानी सरिता के साथ चर्च से आ रही होती है, जहां वो रास्ते में सरिता से कहती है कि वो अंजू को लेकर काफ़ी परेशान है। वो चाहती है कि जॉर्ज उसकी शादी जल्द से जल्द करवा दे, ताकि वो अपने साथ हुए उस इंसिडेंट को भूल सके और एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। लेकिन जॉर्ज उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता। अब शाम को जॉर्ज अपने एक फ्रेंड के साथ ड्रिंक कर रहा होता है, जो कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में गार्ड है, और वो अपनी गार्ड की नौकरी को लेकर बहुत परेशान है। वो अपनी इस जॉब से उब चुका है, इसीलिए जॉर्ज ने उसे अपनी फिल्म में एक अच्छा सा रोल देने का वादा किया है। इसके बाद वो अपनी बीवी रानी को फ़ोन करके कहता है कि वो आज ड्रिंक कर रहा है और आज रात को वो घर नहीं आ पाएगा, तो वो सरिता को आज रात अपने साथ वहाँ रुकने के लिए बुला ले। और वहीं उसी रात सरिता रानी से बोलती है कि उसने एक फैमिली से बात की थी अंजू की शादी के लिए, लेकिन वो फैमिली भी उनके साथ हुए उस इंसिडेंट के बारे में मालूम था, और उनका भी यही सोचना था। पहले रानी और उसकी बेटी ने उस लड़के को अपने यहाँ रात में बुलाया और फिर उसे मार डाला, और वो उसकी बेटी के बारे में भी बहुत गलत गलत बोल रहे थे, जो सुनकर रानी बहुत दुखी हो जाती है और सरिता से कहने लगती है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी, वही लड़का मेरी बेटी अंजू के पीछे पड़ा हुआ था। और इसी तरह जब रानी उसे आगे बताने वाले होती है, तभी उसे याद आता है कि जॉर्ज ने उसे इस बारे में किसी से भी बात करने से मना किया था, और वो तुरंत शांत हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि जॉस, जिसे कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जो पुलिस से भाग रहा था, अब 6 साल बाद वो जेल से छूट चुका है, और इसी ने जॉर्ज को पुलिस स्टेशन में कुदाल लेकर जाते हुए देखा था। जॉस काम की तलाश में गांव में घूम रहा होता है, तो उसे लोग कहते हैं कि इस गांव में एक जॉर्ज नाम का आदमी है, जिसने अभी अभी एक मूवी थिएटर खोला है, वो तुम्हें कुछ काम दे सकता है। फिर हम देखते हैं कि जॉर्ज अपनी फैमिली के साथ बैठकर नाश्ता कर रहा होता है, तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिसे देखकर उसकी बेटी अंजू बहुत डर जाती है। तो जॉर्ज उसे कहता है कि सब कोई एकदम नॉर्मल हो जाओ और घबराना बिल्कुल नहीं है। फिर जॉर्ज और रानी पुलिस से बात करने के लिए बाहर जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उनकी पड़ोसी सरिता ने
अपने पति साबू के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करवा दी है, क्योंकि वो उसे दारू पीकर अक्सर मारा करता था और पुलिस उनसे उसी के रिगार्डिंग कुछ नॉर्मल पूछताछ करने आई होती है, जिसके बाद पुलिस साबू को सिर्फ धमकी देकर छोड़ देती है। उसी रात अंजू एक सपना देखती है जिसमें वो कुछ पुलिस वालों को अपने दरवाजे पर खड़ी देखती है, जो देखकर वो बहुत डर जाती है और उसे अटैक आने लगते हैं। अगले दिन जॉर्ज और रानी अंजू को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और वहीं पर हमें ये पता चलता है कि अंजू को उस इंसिडेंट के बाद से ही एक डिसऑर्डर हो गया है, जिसमें वो जब भी किसी पुलिस वालों को देखती है तो उसे अटैक आने लगते हैं। इसीलिए जॉर्ज और रानी उसका बहुत ध्यान रखा करते थे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉर्ज एक बूढ़े आदमी से मिलने गया होता है, जो कि अपनी लगभग आखिरी सांसें ही गिन रहा है। जॉर्ज ने उस आदमी की फाइनेंशियली बहुत हेल्प की थी, जिसकी वजह से वो जॉर्ज का बहुत शुक्रगुजार है। वो कहता है, आपकी मदद की वजह से आज मेरी बेटी को एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिला। फिर अगली रात जॉर्ज फिर से अपने दोस्त के साथ ड्रिंक कर रहा होता है और वो फिर घर नहीं जाता, तो सरिता फिर से रानी के पास आती है रात में वहाँ रुकने के लिए और वो दोनों फिर से अंजू के बारे में बातें करने लगते हैं। अब इसके अगले सीन में मूवी का पहला इंटरेस्टिंग सीन आता है, जब हम साबू और सरिता को वहाँ के आईजी थॉमस के साथ देखते हैं। दरअसल ये दोनों एक अंडरकवर ऑफिसर थे, जिन्हें पिछले 2 सालों से आईजी थॉमस ने जॉर्ज के पड़ोस में भेजा हुआ था, ताकि वो उनके खिलाफ कोई ठोस एविडेंस हासिल कर सकें। और इस केस के लिए थॉमस ने स्पेशल 3 लोगों की टीम बनाई थी, जिसमें इंस्पेक्टर फिलिप्स, सरिता और साबू थे। सरिता ने जॉर्ज के घर में कई हिडन वॉइस रिकॉर्डर भी लगाए हुए थे, ताकि वो उनकी बातें सुन सकें, लेकिन वो लोग कभी भी घर में इस बारे में कोई बात नहीं करते थे। फिर थॉमस उनसे कहता है, अगर किसी भी तरह हमें वरुण की डेड बॉडी मिल जाए तो हमारा काम पूरा हो जाएगा, लेकिन हमने यहाँ जितनी पब्लिक जगहें थीं लगभग हमने सब जगह खोद कर देख लिया, लेकिन हमें वो डेड बॉडी कहीं नहीं मिली और अब सिर्फ यहाँ का चर्च ही बाकी रहेगा जिसे खोदना है। जिसके लिए अगले दिन थॉमस अपनी टीम के साथ चर्च की जगह पर खुदाई करने के लिए पहुँचता है, लेकिन वहाँ का फादर उन्हें पहले कोर्ट से परमिशन लाने को कहता है। जिसके बाद सरिता रानी के पास जाकर उससे कहती है कि पुलिस दोबारा से वरुण की बॉडी को खोजने में लग गई है और वो लोग इसके लिए चर्च की खुदाई करने वाले हैं। और ये बात सुनकर रानी बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो जॉर्ज को कॉल करके जल्द से जल्द घर पे बुलाती है, जिसके बाद वो उसे एक कमरे में ले जाकर पूछती है कि उसने बॉडी को कहीं चर्च के आसपास तो नहीं छुपाया, क्योंकि पुलिस चर्च के पास खुदाई करने वाली है। जिसके जवाब में जॉर्ज कहता है कि उसने बॉडी को वहाँ पर नहीं छुपाया। वहीं दूसरी तरफ सरिता और साबू इनकी बातें रिकॉर्डर पर सुन रहे होते हैं। रानी जॉर्ज से फोर्सफुली पूछती है कि उसने बॉडी कहाँ छुपाई है, और इधर सरिता और साबू भी जॉर्ज के जवाब का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन जॉर्ज उसे कुछ नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। फिर एक दिन जोश चाय की दुकान पर जॉर्ज को देखता है। चूंकि वो पिछले 6 साल से जेल में था तो उसे इस केस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जब उसे चाय की दुकान पर इस केस के बारे में पता लगता है कि 6 साल पहले जॉर्ज ने एक लड़के का खून करके उसकी लाश को कहीं छुपा दिया था, तो उसे याद आ जाता है कि उसने जॉर्ज को उस रात कुदाल के साथ अंडर कंस्ट्रक्शन वाली पुलिस स्टेशन में देखा था। तो वो आईजी थॉमस के पास जाकर उनसे कहता है कि उसके पास जॉर्ज के खिलाफ कुछ सबूत हैं, लेकिन जिसके लिए वो पुलिस से 25 लाख रुपए की डिमांड करता है। तो आईजी थॉमस वहाँ पर वरुण के माँ बाप को पैसों के साथ बुला लेता है, जिसके बाद जॉर्ज उन्हें बताता है कि उसने उस रात पुलिस से भागते वक्त जॉर्ज को कुदाल के साथ इसी पुलिस स्टेशन में देखा था, लेकिन उस वक्त ये स्टेशन अंडर कंस्ट्रक्शन था। और ये बात सुनते ही थॉमस उस पुलिस स्टेशन की खुदाई के लिए कोर्ट से परमिशन लेने जाता है, लेकिन पहले तो उसे परमिशन नहीं मिलती, लेकिन उसके बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उसे आखिरकार परमिशन मिल ही जाती है। जिसके बाद वो वहाँ की खुदाई शुरू करवाता है और कुछ देर खोदने के बाद पुलिस को वहाँ से एक कंकाल मिल जाता है, जिसके बाद उस कंकाल को फॉरेंसिक में भेज दिया जाता है। और अब इसके बाद इस केस को पूरे 6 साल बाद दोबारा से ओपन किया जाता है। अगले दिन जब फॉरेंसिक की रिपोर्ट आती है तब ये पता चलता है कि ये कंकाल एक 14 से 20 साल के लड़के का है, जिसकी की सिर पर चोट लगने की वजह से मौत हो गई थी। लेकिन अभी इसका डीएनए रिपोर्ट आना बाकी है, जिससे कि ये कंफर्म हो जाएगा कि ये बॉडी वरुण की है या नहीं। जिसके बाद गीता का लॉयर जॉर्ज और उसकी फैमिली को दोबारा से इंट्रोगेट करने के लिए कोर्ट से 2 दिन की परमिशन मांगता है, लेकिन उन्हें कोर्ट से सिर्फ 1 ही दिन की परमिशन मिलती है। और अब इसके बाद जॉर्ज और उसकी फैमिली को फिर से टॉर्चर किया जाता है, जैसा कि 6 साल पहले किया गया था। और इस बार भी पुलिस बहुत हाथ पैर मारती है ताकि वो उनसे सच बुलवा सके, लेकिन इस बार भी वो लोग पुलिस को कुछ नहीं बताते। जिसके बाद गीता अंजू को डराने लगती है, जिस पर जॉर्ज उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि अंजू पहले से बहुत बीमार है और वो अभी तक उस सदमे को नहीं भूल पाई है, लेकिन गीता उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देती और उसे और डराने लगती है।
जिसकी वजह से अंजू को दोबारा से दौरे पड़ने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है, जिसके बाद उसे तुरंत हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। और अब अपनी फैमिली की ये हालत देखकर जॉर्ज पुलिस को सब बताने के लिए राजी हो जाता है। वो आईजी थॉमस को जाकर कहता है कि वो अपना कन्फेशन देने के लिए तैयार है। फिर उसके बाद आईजी थॉमस उसे एक रूम में लेके जाता है जहाँ वो अपना कन्फेशन देता है। वो थॉमस से कहता है कि उस रात वरुण को मारने के बाद उसने उसकी बॉडी को पुलिस स्टेशन के नीचे गाड़ दिया था, और ऐसा कहकर वो अपना कन्फेशन पुलिस को दे देता है, जिसके बाद जॉर्ज को पुलिस अपने साथ गिरफ्तार करके ले जाती है। अब इसके बाद थॉमस और वरुण के माँ बाप बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि अब जॉर्ज को कोई नहीं बचा सकता। तभी वहाँ पर जॉर्ज का स्क्रिप्ट राइटर पहुँच जाता है। वो कहता है कि मुझे जॉर्ज के कन्फेशन के बारे में पता चला, और उसने अपने बयान में जो कहानी बताई है वही सेम हमारे मूवी के क्लाइमैक्स की भी कहानी है। जिसके बाद थॉमस उससे क्लाइमैक्स की स्टोरी पूछता है, तो वो उसे बताता है कि उसकी कहानी में एक लोकल बिजनेसमैन का बेटा जिसका नाम ज्योतिष होता है, जिसकी कि कॉलेज में एक एमएलए के बेटे दिलराज से लड़ाई हो जाती है। तो ज्योतिष उसे कहता है कि अगर उसके में हिम्मत है तो वो उसके घर रात में आकर दिखाए। तो दिलराज उसी रात उसे मारने के लिए जाता है, और वहीं पर दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें ज्योतिष के हाथों गलती से दिलराज की मौत हो जाती है। और ये बात जब ज्योतिष अपने पिता को बताता है, तब उसके पिता ने उस बात को वहीं दबा दिया, और दिलराज की बॉडी को उसी के बाप के, जो कि वहाँ का एमएलए था, उसी के एक अंडर कंस्ट्रक्शन पार्टी हाउस के नीचे दफना देता है। लेकिन उस बिजनेसमैन को पता था कि एक दिन पुलिस जरूर उस बॉडी को ढूंढ लेगी, और लास्ट में ऐसा ही होता है। पुलिस दिलराज की बॉडी को खोज लेती है और वो बिजनेसमैन अपना जुर्म कबूल करके जेल चला जाता है। और ये कहानी सुनकर थॉमस और बाकी सारे लोग बहुत शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक जो भी हो रहा था वो सब जॉर्ज ने पहले से ही तय किया हुआ था। जिसके बाद वो स्क्रिप्ट राइटर आईजी थॉमस को बताता है कि जॉर्ज ने इस कहानी को मेरे नाम से एक बुक के रूप में पब्लिश करवा दिया है, जिसका कि नाम उसने दृश्यम रखा है, ताकि कोई भी इस स्टोरी का कॉपीराइट ना कर सके। फिर वो कहता है कि बुक के पब्लिश होने के बाद जॉर्ज को इसका क्लाइमैक्स उतना पसंद नहीं आ रहा था, तो उसने मुझे इसका एक और क्लाइमैक्स बताया था। और इसके बाद जैसे ही वो दूसरा क्लाइमैक्स सुनाने ही वाला होता है, तभी थॉमस को कोर्ट से कॉल आता है कि जॉर्ज अपने बयान से मुकर गया है। वो कहता है कि पुलिस ने ज़बरदस्ती उसकी फैमिली को टॉर्चर करके उससे वो जुर्म कबूल करवाया है। जिसके बाद जॉर्ज की लॉयर कोर्ट में वो बुक दृश्यम दिखाती है और कहती है कि ये कन्फेशन पुलिस वालों ने इस बुक के क्लाइमैक्स से उठाया है और जॉर्ज को इसमें फंसाया है। और यही कारण था कि जॉर्ज ने इस कहानी को बुक में पहले ही पब्लिश करवा दिया था, ताकि एक दिन ये स्टोरी उसके काम आ सके। लेकिन तभी कोर्ट में एक और ट्विस्ट ओपन होता है। अब तक डीएनए की रिपोर्ट आ चुकी होती है और उसमें पता चलता है कि पुलिस स्टेशन के नीचे से खुदाई करने पर जो कंकाल मिला था वो वरुण का नहीं है, बल्कि किसी और का है। अब ये बात सुनकर वहाँ मौजूद सारे लोग बहुत शॉक हो जाते हैं और जॉर्ज के खिलाफ कोई सबूत न होने की वजह से उसे छोड़ दिया जाता है। अब इसके बाद थॉमस स्क्रिप्ट राइटर से उस दूसरे क्लाइमैक्स के बारे में पूछता है। फिर हमें उस क्लाइमैक्स को जॉर्ज के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है। जॉर्ज को ये बात पता होती है कि पुलिस साइलेंटली ही 6 साल बाद अभी भी उस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और एक न एक दिन वो उस बॉडी को जरूर खोज लेंगे। इसीलिए वो बहुत दिन से एक ऐसी बॉडी के तलाश में था जो कि 14 से 20 साल के किसी लड़के की हो। और कुछ दिन बाद उसे ऐसी एक बॉडी मिल जाती है। फिर वो उसके फ्यूनरल में जाता है और वहाँ उस कब्रिस्तान के गार्ड से मिलता है और ये वही बुढ़ा है जिससे कि जॉर्ज उस दिन मिलने गया था। अब जॉर्ज इस आदमी से धीरे धीरे दोस्ती करने लगता है और इसकी बहुत मदद भी करता है। अब कुछ दिन बाद जॉर्ज उस आदमी से उस लड़के के कंकाल को निकलवा लेता है और अब तो ये बुढ़ा मर चुका है, तो ये बात जॉर्ज और इसके अलावा किसी को नहीं पता होती। और अब जॉर्ज को मालूम था कि पुलिस जब वरुण की बॉडी को खोज लेगी तब वो उसे फॉरेंसिक के लिए जरूर भेजेगी। इसीलिए उसने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के गार्ड से भी दोस्ती कर ली थी। अब ये गार्ड भी वही है जिसको कि जॉर्ज ने अपनी मूवी में काम देने का वादा किया था और इसी के साथ वो ड्रिंक भी किया करता था। और जब पुलिस वरुण की हड्डियों को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भेजती है जांच के लिए, तब उसी दिन जॉर्ज फिर से उस गार्ड के पास ड्रिंक करने के लिए जाता है। और ये वही रात थी जबकि दोबारा जॉर्ज घर नहीं गया था। और ड्रिंक करते करते जब वो गार्ड सो जाता है, तब वो वरुण की हड्डियों को उन हड्डियों से बदल देता है जो कि उसने कब्रिस्तान से निकलवाई थी और वरुण की हड्डियों को एक जगह पर ले जाकर वो उन्हें पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसने अपनी इससे पहले की कहानी एक स्टोरी के रूप में एक बुक में पब्लिश करवा दी थी,
वो भी किसी और के नाम से, ताकि वो बाद में इसका यूज़ कर सके कोर्ट में। और इसी तरीके से जॉर्ज एक बार फिर से बच निकलता है। और अब हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद जॉर्ज वरुण की कुछ हड्डियों को जलाने के बाद जब उनका डीएनए पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो वो कुछ अवशेषों को एक पंडित के पास पार्सल करवा देता है। और वो पंडित वरुण के माँ बाप को बुलाकर उसकी अस्थियों को विसर्जित करवा देता है। और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अब ये एक्सप्लेन आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि यार इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है। और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। और यार चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है। मुझे किसी भी तरह 100 सब्सक्राइबर पूरे करना है इस महीने। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को तो लाइक कर ही देना यार, ताकि और लोगों तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।